Hello student, today we're gonna discuss about free particle in a one dimensional box। अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करता हूँ तो बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें मेरा पार्टिकल फ्रीली मूव कर सके। मीन्स ए सिस्टम इन विच पार्टिकल इज फ्री। पार्टिकल फ्री का मतलब होता है कि ये जो मेरा पार्टिकल है ये किसी भी पार्टिकल या किसी दूसरी फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पार्टिकल्स की इस सिस्टम में जो कि मैंने कंसीडर किया है बॉक्स तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पार्टिकल की दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की बात करता हूँ तो बॉक्स हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेरा पार्टिकल फ्री है और फ्री पार्टिकल का मतलब होता है कि इस सिस्टम में इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी 0 के इक्वल होगी। तो बेसिकली बॉक्स हमारा एक क्लोज्ड रीजन है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की 0 है। अब अगर मैं वन डायमेंशन की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि जो मेरा पार्टिकल होगा वो मूव करेगा, पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन और वो किसके अलोंग होगी, दैट इज़ अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग की बात करता हूँ दैट इज़ फ्री पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो बॉक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेरा पार्टिकल फ्री है। फ्री पार्टिकल्स मीन्स उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, 0 होगी किसी क्लोज्ड रीजन के अंदर। अब इस रीजन के आउटसाइड अगर मैं बात करता हूँ तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो आउटसाइड द क्लोज्ड रीजन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी मेरी, इनफाइनाइट होगी। अगर मैं वन डायमेंशन की बात करता हूँ तो वन डायमेंशन का मतलब है कि जो मेरा पार्टिकल है वो मूव करेगा एक स्ट्रेट लाइन में जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब मैं यहाँ पर इस बॉक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 2 अजम्पशन लेता हूँ। पहला अजम्पशन है कि द वॉल्स ऑफ बॉक्स इज नॉन पेनिट्रेटेबल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉक्स की वाल हैं उनको पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, अगर मेरा पार्टिकल इन वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता तो इन वॉल्स के आउटसाइड में पार्टिकल के मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और जो सेकंड अजम्पशन है वो क्या है कि जो बॉक्स की वॉल्स हैं उसके साथ जो हमारा पार्टिकल्स कोलाइड करेगा तो वो कोलिजन सारे के सारे होंगे इलास्टिक कोलिजन, यानी कि द वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल्स की दैट इज़ ई, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ मेरा पार्टिकल्स बॉक्सेस की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेगा ये रिबाउंड भी सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा। मीन्स देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद द वॉल्स। तो ये हमारे पास बेसिक अजम्पशन है 2 यहाँ पे। पहला कि जो बॉक्सेस की वॉल्स होंगी वो नॉन पेनिट्रेटेबल होंगी, यानी कि इन वॉल्स के आउटसाइड में हमारा पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी या जो मिलने के चांसेस हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे। दूसरा, जो वॉल्स हैं वो हमारी परफेक्टली रिजिड और इलास्टिक है। तो अगर मेरा पार्टिकल्स इन वॉल्स के साथ स्ट्राइक करता है तो द कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक। मीन्स जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ वॉल्स के साथ स्ट्राइक किया पार्टिकल ने वो रिबाउंड भी उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा। तो अब मैं इसको अगर इस पोटेंशियल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टिकल को मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता हूँ तो मैं कैसे करूँगा कि v इज़ ए फंक्शन ऑफ x क्यों लिया, बिकॉज इट इज़ ए वन डायमेंशनल मोशन। और इसको डिफाइन कर दिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। किसके अंदर 0 है, विद इन द बॉक्स। और बॉक्स क्या होगा, मान लेता हूँ ये मेरा बॉक्स है और ये हमारी क्या है, वॉल्स है। तो मुझे पता है जो बॉक्स की लेंथ है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये मान लेता हूँ मेरा ओरिजिन पे है और टोटल लेंथ ऑफ द बॉक्स है a। तो 0 से a के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी,
वो होगी मेरी 0 के इक्वल। अब अगर मैं इस साइड में बात करता हूँ और इस साइड में बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनफाइनाइट होगी, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी इनफाइनाइट होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी इनफाइनाइट है, और ये इनफाइनाइट कहाँ कहाँ पे है, जब x इज़ ग्रेटर देन a है एंड x इज़ लेस देन 0 है। तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन a दोनों ही केसेस में जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो कितनी है, इनफाइनाइट है, एंड विद इन दिस बॉक्स या विद इन दिस क्लोज्ड रीजन वो मेरी कितनी है, 0 है। अब अगर मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करता हूँ, तो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, तो इसकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो क्या थी, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस v ऑफ साई इक्वल्स टू आयटा एच कट डेल साई बाई डेल ऑफ t। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की जो कि कांस्टेंट है, तो वो जो मेरा साई होगा, तो जो टाइम डिपेंडेंट साई की वैल्यू निकालता हूँ, तो टाइम डिपेंडेंट साई कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है यानी कि ई जो है हमारा वो अगर कांस्टेंट है, तो जो साई होगा वो क्या होगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन, वन इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन स्पेस या पोजिशन एंड सेकेंड वन इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो साई एक्स ई की पावर आइटा टी ई बाई एच कट। तो अब अगर मेरी टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट है या पार्टिकल की कांस्टेंट है, तो मैं वेव फंक्शन को लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट के अंदर। तो फिर हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी का स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट का स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल्स टू 0। श्रोडिंगर इक्वेशन बात की, दिस इज़ अवर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर मेरी टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को मैं इनके प्रोडक्ट्स के रूप में लिख सकता हूँ। तो जो मेरी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी के भी बताया कि अगर मैं यहाँ पर मेरे सिस्टम को डिज़ाइन करता हूँ, तो दिस इज़ माई सिस्टम, ये मेरे पास हो गया बॉक्स, दीज आर द बाउंड्री ऑफ बॉक्सेस 0a, इधर x वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर तो vx की वैल्यू है इनफाइनाइट, यहाँ पर भी vx की वैल्यू है इनफाइनाइट, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन a, और यहाँ पर दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो हमारी कितनी है, 0 है। तो अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द बॉक्स का केस लेता हूँ, तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट का स्क्वायर ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी था, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 इंटू साई इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स का स्क्वायर 2m बाई एच कट 2m इन साई इक्वल टू 0। तो मेरे पास विद इन द बॉक्स जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आई है वो ये आई है। अब अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात करता हूँ, दैट इज़ ई, तो ई की बात करूँगा तो ये क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मुझे पता है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है वो सम होती है काइनेटिक और पोटेंशियल का, लेकिन अब अगर मैं बॉक्स की बात करता हूँ तो बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरी कितनी है, 0। तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी सिंपली किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर मैं बॉक्स की बात करता हूँ तो जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो एनर्जी मेरी किसके इक्वल हो जाएगी, सिंपली हाफ, मान लेता हूँ मास ऑफ द पार्टिकल था m, वेलोसिटी है v, तो हाफ m v का स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। तो व्हाट इज़ मोमेंटम, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, E इक्वल्स टू, अब वन डायमेंशन मोशन है तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के लो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स, तो पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। दिस इम्प्लाइज दैट, तो जो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी,
पी एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। अब अगर मैं दोनों साइड एच कट स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों साइड एच कट से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास 2me बाई एच कट का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वायर। मुझे पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल क्या होता है एच कट के, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड के इज द वेव प्रोपागेशन वेक्टर। तो ये हमारा प्रोपागेशन कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालता हूँ तो के कितना आ जाएगा मेरा पी एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो इस पैरामीटर की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ के का स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास 2me बाई एच कट स्क्वायर कम्स आउट टू बी के का स्क्वायर। अब मैं अपनी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करता हूँ फॉर पार्टिकल इन बॉक्स। तो वो मेरे पास क्या थी, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2me बाई एच कट का स्क्वायर है। और 2me बाई एच कट स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल्स टू द प्रोपागेशन कांस्टेंट का स्क्वायर। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई है दैट कम्स आउट टू बी डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन मेरी अब इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर मैं इस इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन निकालता हूँ तो जर्नल सॉल्यूशन क्या आता है मेरे पास, साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर आइटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। दिस इज द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे ए और बी के हमारे ए एंड बी आर एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए और बी मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब मुझे पता है कि जो मेरा बॉक्स का सिस्टम था वो ये था, दिस इज अर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए, वी एक्स 0, वी एक्स इनफाइनाइट, वी एक्स इनफाइनाइट। अब अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि अगर ये वॉल्स हमारी नॉन पेनिट्रेटेबल हैं, पार्टिकल इधर भी नहीं हो सकता इधर भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा कि जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पे भी यानी कि x इक्वल टू 0 पे जो साई ऑफ x है वो भी 0 होना चाहिए और x इक्वल टू a पे भी जो साई ऑफ x है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब मैं इन दो बाउंड्री कंडीशन को इस सॉल्यूशन में यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट इफ़ x इक्वल टू 0 साई x शुड बी इक्वल्स टू 0, ये यूज़ करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 ए ई की पावर आइटा के इंटू 0, तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे भी 0 1 हो जाएगा, तो ए प्लस, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 0। सिंप्लीफाई करता हूँ तो बी कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ ए। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा, तो ए ई की पावर आइटा के ए प्लस बी ई की पावर माइनस आइटा के। अब दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज़ आवर सेकेंड कंडीशन। अब बी के भी पता लगा कि बी की जो वैल्यू हो माइनस ए के इक्वल है, तो यहाँ पे बी को रिप्लेस करता हूँ माइनस ए से, तो मेरे पास क्या आएगा ए ई की पावर आइटा के ए, तो यहाँ पे माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ई की पावर माइनस आइटा के ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा रिलेशन। तो जब मैंने दोनों बाउंड्रेशन कंडीशन यूज़ की तो एक से तो आया कि b इक्वल टू माइनस ए और दूसरी से आया a कम्स आउट टू बी ई की पावर आइटा के ए माइनस ई की पावर माइनस आइटा के इक्वल टू 0। 2 आइटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 आइटा से डिवाइड कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि साइन ऑफ के ए इक्वल्स टू ई की पावर आइटा के ए ई की पावर माइनस आइटा डिवाइडेड बाई 2i। तो ये जो टर्म है इस टर्म की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ साइन ऑफ के ए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आइटा ए साइन ऑफ के ए इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे पता है ए मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो 0 हो नहीं सकता। आइटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज नॉट इक्वल टू 0, 2 भी कांस्टेंट। तो अगर मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है
तो दैट मीन्स साइन के ए शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अब साइन के ए की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? अगर ये मेरा एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी? 0। यानी कि के ए अगर 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, तो ये जो टर्म होगी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि के ए शुड बी इक्वल्स टू एन पाई। अब अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा? एन पाई बाई ए। तो दिस इज़ द प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो फर्स्ट कंडीशन से हमने पता किया कि b शुड बी इक्वल्स टू माइनस ए, और सेकंड कंडीशन से आया कि k शुड बी इक्वल्स टू एन पाई बाई ए। अब देखते हैं कि इन दोनों a, b और k पे क्या क्या कंडीशन अप्लीकेबल होंगी। तो मुझे पता है कि a कांट बी इक्वल टू 0। अगर मेरा a 0 के इक्वल हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है b किसकी इक्वल? माइनस टाइम्स ऑफ a। तो इफ़ a मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा तो b भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ वेव फंक्शन, तो साई एक्स a0 b0, तो साई एक्स सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स अगर मेरा a और b दोनों ही 0 हो गए तो वेव फंक्शन मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा, जिसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। अगर अब मैं बात कर लेता हूँ कि k की वैल्यू, अगर k किस पे डिपेंड करता है? n पे, और n मेरा इंटीजर है जिसकी वैल्यू होगी 1 2 3 एंड शो ऑफ ऑन। अब n की जो वैल्यू हो वो नेगेटिव n कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। अब देखते हैं कि क्यों नहीं हो सकती। देखो मुझे पता है मेरा जो लीनियर मोमेंटम था वो क्या था? दैट इज इक्वल्स टू एच कट के। अब अगर मेरा n की वैल्यू 0 होती है तो k भी 0 हो जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा? विद इन द बॉक्स 0। यानी कि अगर मेरा n 0 हुआ तो k 0 हो जाएगा, k 0 हुआ तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो अगर मेरा मोमेंटम 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि पार्टिकल्स का मोमेंटम 0 है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी E इक्वल्स टू px²/2m, ये भी 0 हो जाएगी। और किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, जो कि क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन आ गई कि a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साई 0 हो जाएगा तो फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं रहेगा। अब n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर n 0 हुआ तो k 0 हो जाएगा, और k अगर 0 होता है तो मोमेंटम 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो मतलब पार्टिकल मेरा रेस्ट पे है, तो क्वांटम मैकेनिकल पॉसिबल नहीं है। अब n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर n नेगेटिव हुआ तो k भी नेगेटिव, मोमेंटम भी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी भी। तो ऐसा पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकली एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो अब यहाँ से साई ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरे पास? तो साई ऑफ x आ गया मेरा a, दैट इज b इक्वल टू माइनस ए। तो a आयटा के a माइनस e की पावर माइनस आयटा के। इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आएगा? 2 आयटा a साइन ऑफ k ऑफ x, ये आ जाएगा। दिस इज अवर वेव फंक्शन। तो 2 आयटा साइन के एक्स आ जाएगा। तो साई ऑफ x, इसको मैंने क्या मान लिया? कोई रैंडम कांस्टेंट c ले लिया। तो c टाइम्स साइन ऑफ के एक्स हो गया, और c की वैल्यू है 2 आयटा a के इक्वल। तो जब मैंने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व किया तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? कि साई एक्स शुड बी इक्वल्स टू c टाइम साइन ऑफ के एक्स। अब मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए मैं लगाऊंगा अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस को। मुझे पता है कि मेरा जो पार्टिकल है इस बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं लाई करता है, दैट इज 0 और a के बीच में। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करता हूँ तो वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ओवर साई एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ये मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। तो अब अगर मैं पार्टिकल इन ए बॉक्स की बात करता हूँ तो इस रीजन में मेरा पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स अगर मैं 0 से a के बीच में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालता हूँ बाय टेकिंग दिस वेव फंक्शन, तो c साइन के एक्स का स्क्वायर dx, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1।
अब c मेरा कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, सी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 0 से a साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2kx डिवाइडेड बाई 2 dx इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो ये अलग अलग किया तो 1/2 dx माइनस ऑफ कोस 2kx डिवाइडेड बाई 2 dx इक्वल्स टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, c का स्क्वायर 1/2, इसका तो हो गया x 0 से a माइनस, इसका हो जाएगा साइन ऑफ 2kx डिवाइडेड बाई 2k इंटू 2 0 से a इक्वल टू 1। अब इसको देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे a पुट करता हूँ तो 2ka, k की वैल्यू क्या हमारे पास दैट इज इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ पाई, तो ये मेरा वैनिश कर जाएगा और 0 पुट करूँगा तब भी। तो जो सेकंड टर्म है मेरी a पुट करने पे भी 0 आ रही है और 0 पुट करने पे भी 0 आ रही है, तो ये दोनों ही मेरे हो गए 0। तो अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है सिंपली सी स्क्वायर 1/2 x 0 से a, एक बार a पुट किया तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर 1/2 a माइनस 1/2 0 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली सी स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो सी स्क्वायर की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 2/a। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लिया तो अंडर रूट लेते c कम्स आउट टू बी √2/a। तो दिस इज द कांस्टेंट दैट कम्स आउट फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब अगर मैं यहाँ इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को वेव फंक्शन में पुट करता हूँ तो वेव फंक्शन क्या था मेरे पास, साई एक्स इक्वल टू सी साइन के एक्स, और k की वैल्यू क्या है, k है 9π/a। पुट करता हूँ तो साई एक्स आ जाएगा √2/a साइन ऑफ nπx/a। तो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो ये मेरे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा कोरस्पॉन्डिंग टू ए फ्री पार्टिकल लाइन बिटवीन लाइन इन ए बॉक्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज 1 डायमेंशन मोशन। अब अगर मैं आइगन फंक्शन निकालता हूँ तो आइगन फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास, तो सबसे पहले n मुझे पता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, दैट इज नेवर n कैन नॉट बी नेगेटिव और 0। तो अगर n मैं रखता हूँ 1 तो साई 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/a साइन π/a x। अगर n 2 रखता हूँ √2/a साइन 2π/a x एंड शो ऑन। अब n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मेरे पास क्या आएंगे, बहुत सारे आइगन फंक्शन आ जाएंगे। तो दीज आर द आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकल या फ्री पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशन बॉक्स। अब अगर मैं एनर्जी आइगन वैल्यू की बात करता हूँ, एनर्जी आइगन वैल्यू, तो मेरे पास क्या है वेव फंक्शन जर्नलाइज्ड फॉर्म में आ गया √2/a साइन nπ/a टाइम्स x। दिस इज द वेव फंक्शन। अब अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो मुझे पता है k की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, nπ/a। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आएगा, k का स्क्वायर इक्वल्स टू n² π² डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। अब मुझे पता है, अगर मैं प्रीवियस बात करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रोपागेशन कांस्टेंट में और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में एक रिलेशन था, वो क्या था 2me/h का स्क्वायर इक्वल्स टू k²। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 2me/h का स्क्वायर इक्वल्स टू k² था मेरे पास। यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एनर्जी कम्स आउट टू बी h² k² डिवाइडेड बाई 2 है।
और के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ द nth लेवल क्या आ जाएगा मेरे पास, एच कट स्क्वायर बाई 2m एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे वे में लिखता हूँ तो एनर्जी ऑफ द nth लेवल जो आएगा n का स्क्वायर पाई का स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ए का स्क्वायर। यानी कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल विद इन लाई करता है विद इन ए बॉक्स हैविंग पोटेंशियल एनर्जी 0, तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो अब हमारे पास जर्नलाइज्ड रिलेशन है एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए, दैट इज ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m के, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एन। तो ये हमारा क्या है, एन इक्वल टू 1 लेवल, एन रिप्रेजेंट द क्वांटम या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमारा एन इक्वल टू दैट इज E2, n इक्वल टू 3 E3, n इक्वल टू 4 दैट इज E4, n इक्वल टू 5 दैट इज E5। तो अब मैं अगर इन डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी आइगन वैल्यू निकालता हूँ तो फर्स्ट की क्या आ जाएगी, तो E1 n की जगह 1 पुट किया तो क्या आएगा, पाई का स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एंड सो ऑन। तो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो जर्नलाइज्ड वेव फंक्शन आया है वो ये आया है, और जो जर्नलाइज्ड आइगन वैल्यू रिलेशन आया है वो ये आया है। तो दिस इज कम्प्लीटली आवर पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।